हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारा 1000 MCQ सीरीज़ चल रही है, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ हम ये चला रहे हैं। इसमें आपको साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी और इसके अलावा आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड MCQ देखने को मिलते हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। संपूर्ण पूरा एनालिसिस करके हम आप लोगों को ये सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ध्यान से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का, क्षति पूर्वक विधि का अतिरिक्त शक्ति के रूप में गुणों के विकास में प्रयोग करना है, जिससे कि वह वास्तविक या काल्पनिक असफलता के कारण उत्पन्न तनाव को कम कर सके। यह कथन किसका है? देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, बर्नार्ड या फुलमर का, क्रो व क्रो का, या फ्राइड का, या फिर रूथ स्ट्रैंग का। तो जो सही आंसर है वो है ये स्टेटमेंट जो है क्रो एंड क्रो का है स्टेटमेंट। और क्या होता है क्षतिपूर्वक विधि में, क्या होता है, जैसे क्षतिपूर्वक विधि या क्षतिपूर्ति विधि भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो हमारा किसी भी काम करने से, कुछ भी हम काम कर रहे थे और उसमें हमें नुकसान हुआ है, मतलब कुछ क्षति हुई है हमें, तो हम क्या करते हैं उसका किसी दूसरे काम के थ्रू कोई दूसरा अच्छा काम करके उस क्षति को दबाने का प्रयास करते हैं। तो वही बोला है क्रो एंड क्रो ने कि क्षतिपूर्वक विधि अतिरिक्त शक्ति के रूप में गुणों के विकास में प्रयोग करना है, ठीक है, जिससे कि वह वास्तविक या काल्पनिक असफलता के कारण, जो इस असफलता के कारण हमें तनाव उत्पन्न होंगे, उनको कम कर सके। तो कम कब होंगे? जब हम कुछ बहुत अच्छा काम करेंगे या कुछ हम जो दूसरे काम से हमें लाभ होने वाला है उसके लाभ से इसकी हानि को छिपा पाएंगे, तो इसको कहते हैं। तो जो तनाव होगा वो कम होगा। नेक्स्ट है, बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, निर्भरता कहलाता है, तादात्म्य कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है वो कहलाता है तादात्म्य। तादात्म्य में होता क्या है? संबंध स्थापित होता है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के गुण हमने देखे और उन गुणों को खुद में ग्रहण कर लिया। जैसे आपने कोई देखा कि कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, उसके गुण आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसे गुण आए, तो आप क्या करते हैं उसके जो गुण होते हैं उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, और ज्यों का त्यों ग्रहण करना, वो एक संबंध स्थापित हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? तादात्म्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए, देखो साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। और ये देखिए, पढ़ेंगे हम, थ्योरेटिकल सेक्शन में आपके लिए लाऊंगा, और जो भी साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काम आएंगे, तो वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए या अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए? क्षतिपूरक विधियों को अपनाना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको अप्रत्यक्ष उपायों को अपनाना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम का मुख्य नियम है, इनमें से अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हैं, आत्मीकरण, मनोवृत्ति, तत्परता, या बहुप्रतिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तत्परता का नियम, जो है अधिगम का मुख्य नियम है। और तत्परता का नियम अगर पूछ ले कि किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का हमने अधिगम का सिद्धांत डिस्कस किया है थ्योरी सेक्शन में। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था? तत्परता का नियम दिया था। तो अधिगम का जो मुख्य, इनमें से मुख्य नियम बताना है, बाकी क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम भी है, आत्मीकरण भी है, मनोवृत्ति का है, ये क्या है? बाकी गौण नियम है, लेकिन तत्परता का नियम जो है वो क्या है? मुख्य नियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है, कैसे? उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, बाधाओं का समाधान के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सिंपल सा है, सही आंसर हो जाएगा क्या? विश्लेषण व निर्णय करके हम क्या कर सकते हैं? अपना संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? समायोजन की आवश्यकता पड़ेगी, निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी, या परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, छात्रों को हमेशा गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी अधिकतम विकास के लिए। ठीक, तो एक टीचर क्या होता है, एक अच्छा गाइड होना चाहिए जो कि अगर से छात्रों को सही परामर्श दे सके ताकि छात्र अपना अधिकतम विकास कर सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक व्यक्तियों के लिए जीव का व्यवहार ग्राह्य और अग्राह्य हो सकता है, जिसे समायोजन और कुसमायोजन की संज्ञा दी जाती है। जीव के व्यवहार का परिक्षेत्र समाजीय नियम, स्तर, आदतें और रूढ़ियों एवं व्यवहार के विभिन्न तरीकों से लगाया जाता है। यह कथन किसका है? देखिए, स्टेटमेंट है और ये पूछा गया किसका है स्टेटमेंट। बर्नार्ड और फुलमर का है, जोन्स का है, गैसा फेयर व हीवरी का है, या ब्रीवर का है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसा फेयर व हिवरी का यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है। सुधारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए, या असामान्य बालकों के लिए? तो सुधारात्मक शिक्षण जो होगा वह असामान्य बालकों के लिए उपयोगी होगा। असामान्य मतलब एबनॉर्मल। ठीक, एक तो सामान्य बालक हैं, सामान्य बालक मतलब जो नॉर्मल बच्चों की तरह है, उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल बच्चों की तरह, उनका रहन सहन शारीरिक रूप से भी वो सामान्य बच्चों की तरह है, तो वो नॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब जिसमें किसी भी तरह की कोई समस्या है। समस्या बोले तो एबनॉर्मल जो होगा, असामान्य बालक जो है, ऐसा नहीं कि वो मंदबुद्धि होता है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका IQ सामान्य बालक से बहुत ज़्यादा हो, वो 160 उसका IQ हो, ऐसा भी हो सकता है। IQ की बात करें तो उसका 160 IQ हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक, या कमज़ोर बालक, पिछड़ा बालक भी बोल सकते हैं, या फिर शारीरिक रूप से अक्षम बालक। तो कुछ न कुछ उसमें अलग है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल जैसा नहीं है, तो उसको हम असामान्य बालक कहते हैं। तो सुधारात्मक शिक्षण जो है वो एबनॉर्मल चाइल्ड्स के लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निर्देशन द्वारा व्यक्ति को इस बात में सहायता प्राप्त होती है कि वह अपनी विशेषताओं को पहचान सके, प्राप्त अवसरों को जान सके और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए एक समायोजित जीवन व्यतीत कर सके। यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो परिभाषा है, यह परिभाषा चाई सोलम की है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाई सोलम की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छात्र परामर्श का संबंध है। छात्र परामर्श का संबंध है। ठीक है, खासकर ये जो क्वेश्चन है आज निर्देशन और परामर्श से रिलेटेड है। छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए होती है, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है, उसके जीवन साथी चुनने में सहायता दी जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है। छात्र को हम परामर्श की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि उसके शैक्षिक जीवन में जो समस्याएं हैं जिनका वह समाधान नहीं कर पा रहा है, उसके लिए छात्र को परामर्श दिया जाता है। मान लीजिए कि उसका विषय चुनने के लिए जो हम परामर्श देंगे वो हो सकता है, या आगे उसे किस विषय में कौन सा काम करना है, क्या उसे अपना चुनना है, एम क्या चुनना है, तो वो छात्र परामर्श से संबंधित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निर्देशन की आवश्यकता होती है समायोजन के लिए अपनी रुचियों, योग्यताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए, विकास के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी रुचियों, योग्यताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परामर्श का उद्देश्य है छात्र को अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान में सहायता देना है। यह कथन है किसका है? जेसी अग्रवाल का है, रॉबर्ट्स का है, या डंसमूर का है, या हॉर्डी का है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेसी अग्रवाल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, समायोजन मुख्य रूप से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होती है, या पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होती है, या ए और बी दोनों, या इनमें से
कोई नहीं। तो समायोजन करना, कोई भी व्यक्ति समायोजन क्या उसकी आंतरिक शक्तियों पर भी निर्भर होगा, और पर्यावरण, जब अगर पर्यावरण अनुकूल होगा तो हम आसानी से समायोजन कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्यावरण हमारा अनुकूल नहीं होगा तो आसानी से समायोजन नहीं कर पाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जटिल समस्यात्मक बालक के लक्षण है। जटिल बालक कह लीजिए या समस्यात्मक बालक कह लीजिए, क्या उसके लक्षण है? सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना, परोपकार व सहयोग की भावना रखना, माता पिता का मानसिक असंतुलन, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। समस्यात्मक बालक जो होते हैं, पहले देख लीजिए, सही आंसर हो जाएगा जो विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना वाले बालक होते हैं तो उनको कहा जाता है समस्यात्मक बालक। ठीक, तो विशेष प्रकार शारीरिक संरचना मतलब हो सकता है कि उनका कोई पार्ट पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो बोल ना पाते हो, देख ना पाते हो, तो विशिष्ट शारीरिक संरचना या ठीक से चल नहीं पाते हो तो उनको जटिल और समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर से एक स्टेटमेंट है, सृजनात्मक नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता है। सृजनात्मकता, ठीक है, क्या है? नई वस्तु को सृजन करने की योग्यता है। व्यापक अर्थ में सृजनात्मकता से तात्पर्य नए विचारों एवं प्रतिभाओं के योग की कल्पना से है, तथा जब स्वयं प्रेरित हों, दूसरों का अनुकरण न करें, विचारों का संश्लेषण हो, जहाँ मानसिक कार्य केवल दूसरों के विचार का योग न हो। उपयुक्त कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का है, गिलफोर्ड का है, थर्स्टन का है, या वारेन का है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट जो है जेम्स ड्रेवर का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि निम्न होती है, प्रखर होती है, न निम्न और न ही प्रखर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा जो सृजनात्मक होगा, मतलब नई वस्तुओं का निर्माण। सृजनात्मकता का आंसर मतलब क्या होगा कि जो नई वस्तुओं को खुद से क्रिएट करना, उसको कहते हैं हम सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता, जो सृजनात्मक जो बालक होंगे या जो सृजनशील होंगे, जो नई वस्तुओं का निर्माण खुद से कर पाने में सक्षम होंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी जो बुद्धि होगी वो प्रखर बुद्धि के बालक होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, प्रतिभावान बालकों की पहचान आंसर हो जाएगा बुद्धि परीक्षा के द्वारा की जा सकती है। प्रतिभावान क्यों? हम आईक्यू टेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है, और आईक्यू टेस्ट में प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या था कि अगर 109 तक नॉर्मल बालक का होता है, 109 तक नॉर्मल बालक, इससे ऊपर अगर होगा 120 प्लस खासकर, तो वो क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं सभी समस्याएं हैं। गिरोहों में शामिल होना, गिरोह में शामिल हो जाता है प्रतिभाशाली बालक। अध्यापन की विधियां, वो भी उसके लिए समस्याएं हैं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है। जनरल विधियों से उस पर फर्क, क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊंचा है, प्रतिभाशाली बालक है, मतलब चीज़ों को आसानी से समझ आता है, तो अध्यापन विधियां भी उसकी समस्या बन जाएंगी। स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या भी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है। कौन सी विधि? मनोनाटकीय विधि, समाज नाटकीय विधि, अनैदेशिक विधि, या उपयुक्त सभी। कौन सी मनोविज्ञान की मुख्य विधि है एक तरह से क्वेश्चन? तो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो विधियां हैं, मनोनाटकीय विधि, ये भी मनोविज्ञान में प्रयोग की जाती है, समाज नाटकीय विधि, अनैदेशिक विधि भी, और उपयुक्त सभी। देखिए, जैसे मनोनाटकीय है तो मतलब नाटकीय ये मेथड होता है। वैसे मैं एक वीडियो में आपको सारे मेथड बता दूंगा, सारी विधियां बता दूंगा कि क्या किस विधि में होता है, ठीक है। ये नाटकीय विधि मतलब अभिनय करना इसमें होता है, समाज के जैसा नाटक करना। मनोनाटकीय मतलब किसी कैरेक्टर को ध्यान में रखे हुए उसके जैसा अभिनय करना एक तरह से।
खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है। विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ये जो विशिष्ट योग्यता क्या है, ये सभी विशेषताएं हैं। विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में, क्योंकि किसी व्यक्ति की भी विशिष्ट जो योग्यता है, एक तो हमारी जनरल योग्यताएं होगी, सामान्य योग्यताएं होगी, और दूसरी हमारी स्पेसिफिक या विशिष्ट योग्यताएं होंगी। सामान्य योग्यता चलने फिरने, बोलना, खाना पीना, ये सब की लगभग समान होती है। लेकिन विशिष्ट योग्यता जैसे किसी में गाने की योग्यता है, गाना गाने की योग्यता है, डांस करने की योग्यता है, इसके अलावा कुछ भी मतलब कुछ ऐसी योग्यता जो उसमें विशिष्ट है, चाहे वो रेसर हो, क्रिकेट खेलना हो, तो इस तरह की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर उसमें हैं वो विशिष्ट योग्यताएं हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में बिल्कुल भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। अगर हम बार बार प्रयास करेंगे तो हम भी एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर भी बन सकते हैं। तो इसको प्रयास के द्वारा अर्जित कर सकते हैं हम। यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है, बिल्कुल अनेक प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने बताया, कोई सिंगर होता है, कोई अच्छा लेखक होता है, तो ये सारी क्या हैं, उसकी विशिष्ट योग्यताएं हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से एक स्टेटमेंट है। किसी व्यक्ति को कौन से विषय पढ़ने चाहिए, कौन से व्यवसाय करने चाहिए, किस क्षेत्र में उसे अधिक सफलता मिल सकती है, अभिरुचि निर्देशन के लिए अभिरुचियों के मापन की आवश्यकता पड़ती है, अभिरुचि परीक्षण का मुख्य अभिप्राय मानवीय पदार्थ का उत्तम प्रयोग करना है और अतिशय को रोकना है। उपयुक्त कथन है किसका है, एन तिवारी का है, जॉन वेस्ट महोदय का है, गैरेट महोदय का है, या स्किनर महोदय का है। सही आंसर जो है इसका वो है एन तिवारी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, टंकण द्वारा, ब्रेल पद्धति द्वारा, गाने बजाने द्वारा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ब्रेल लिपि, सुना, ब्रेल पद्धति। ठीक, ब्रेल पद्धति क्या है, लुईस ब्रेल एक व्यक्ति हुए थे, लुईस ब्रेल ने ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया था। और ब्रेल पद्धति द्वारा क्या होता है, जो अंधे बालक होते हैं उनको शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे सीट रहती है, तो कोई सीट रहती है तो उसमें जो लेटर्स छपे रहते हैं वो उभरे उभरे से रहते हैं। ठीक है, मतलब वो उभार के रूप में, तो जो मतलब दृष्टिहीन बालक होगा वो उसको अपनी फिंगर से टच करके, फील करके लेटर को, तब वो पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये उनका विशेष ट्रेनिंग भी होती है उसके लिए। तो अंधे बालकों को शिक्षण जो दिया जाता है वह ब्रेल पद्धति द्वारा दिया जाता है। और ब्रेल पद्धति के फाउंडर कौन होंगे, तो लुईस ब्रेल का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाले बालक, या प्रतिभाशाली बालक। समस्यात्मक बालक, अभी हमने पहले कुछ ही टाइम पहले डिस्कस किया है कि समस्यात्मक बालक कौन होते हैं, जो अलग होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक। तो जो चोरी करने वाले बालक होंगे वो आपके लिए समस्यात्मक बालक होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है, निर्धनता नहीं है, अत्यधिक लाड प्यार नहीं है, मनोरंजन की सुविधा, या अनैतिक व्यवहार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन की सुविधा क्या है, वो समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुल मिला के निर्धनता भी हो सकता है, अत्यधिक लाड प्यार भी समस्यात्मक व्यवहार का कारण होगा, और अनैतिक व्यवहार भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं अंध व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बाधिक या आंशिक, पूर्ण बाधिर होगा ये, या आंशिक बाधिर बालक, या उपयुक्त सभी। बाधिर होते हैं, बाधिर उनको कहते हैं जैसे दृष्टि बाधिर, मतलब जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, श्रव्य बाधिर, बाधिर का मतलब व्यवधान, जिनमें कुछ व्यवधान है, जो देख नहीं पाते हैं, बाधिर सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, खासकर बाधिर जो हैं वो हम जो सुन नहीं पाते हैं, पूर्ण बाधिर या आंशिक बाधिर। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या होंगे, देखो वंचित वर्ग है ना, ये अंधे व अपंग वंचित वर्ग, मंदबुद्धि, पूर्ण बाधिर हो या आंशिक बाधिर हो, सभी क्या हैं, आपके वंचित वर्ग के बालक कहलाएंगे। नेक्स्ट है, पिछड़ा बालक वो है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य, जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है,
करने में समर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, बर्ट का है, स्किनर का है या मनोज बघेला का है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये स्टेटमेंट बर्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं। कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वे हैं जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देता है। देखिए, कुशाग्र और प्रतिभावान बालक कौन है? जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देता है। यह स्टेटमेंट किसका है? प्रेम, पसरीचा का, टर्मन का, वुडवर्थ का या ट्रो का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह टर्मन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के, प्रौढ़ावस्था के या वृद्धावस्था के? ठीक है, तो प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था के लक्षण उनमें शीघ्र दिखाई देने लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या। अच्छा देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि कोई बच्चा रहता है बहुत छोटा रहता है, तो हम बोलते हैं उसको कि ये बहुत समझदार हो गया है। मतलब क्या होता है? क्योंकि वो प्रतिभावान होता है और उसमें जल्दी से बाल्यावस्था के लक्षण दिखने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करना, क्यों, कैसे, बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा बोलना, एक तरह से तो उसका प्रतिभावान है। कुछ काम ऐसे करना जो कि उसके स्तर के बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है? प्रतिभाशाली बालक है और उसमें बाल्यावस्था के लक्षण जल्दी दिखने लग गए हैं। आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। समाज में समायोजन, अभिमान का विकास, लापरवाही, सुस्ती, उत्तम बुद्धि का सही प्रयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज में समायोजन जो है प्रतिभाशाली बालकों की समस्या नहीं है। बाकी क्या है? समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं कब कब से होते हैं? कुल मिलाकर जन्मजात होते हैं, बाद में होते हैं, आनुवंशिक होते हैं या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। अत्यधिक बोझिल होना चाहिए, अत्यंत सरल होना चाहिए, रुचियों के अनुकूल, क्षमताओं के अनुकूल। तो जब भी पाठ्यक्रम की बात आए तो वो मनोवैज्ञानिक आधार को होना चाहिए, और मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब उसकी रुचि, योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुसार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं वंशानुक्रम व शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। वंशानुक्रम व शरीर रचना भी असामान्यता के जैव कारणों में शामिल हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष, ये सब क्या हैं? असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मौलिकता का गुण पाया जाता है किस में? प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में या शिक्षित माता पिता के बालकों में? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? मौलिकता का गुण। मौलिकता का गुण किस में? जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें मौलिकता का गुण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार के बालक जो हैं विकलांग बालकों के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? प्रतियोगिता का भाव, मित्रता, अत्यधिक गृह कार्य या समान श्रेणियां? बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कार्य प्रभावित करेगा? सही उत्तर हो जाएगा जो अत्यधिक गृह कार्य जो है वो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है? सामान्य बालक है, विकलांग बालक है, पिछड़ा बालक है, असमायोजित? तो वह बालक क्या है? असमायोजित बालक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती है, निरंतर अव्यवस्था होना या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के हैं मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। एक तो उनका संवेगात्मक रूप से वो स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है। दूसरा, रुचियां उनकी सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्थाएं रहती हैं। चलिए, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हमारा आज के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो
ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं प्रश्नोत्तर आपके लिए। खासकर इसमें आपके साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्ज़ाम्स में, और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे। और जो रह गए टॉपिक हैं आपके एलटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी टॉपिक रह गए हैं उनके लिए मैं आपको थ्योरी में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। खासकर जो पर्सनैलिटी वाला सेशन है वो उसको तो मैं जल्दी ही शुरू कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप लोग बता सकते हैं मुझे कि क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको लगता है कि ये सुधार हम कर सकते हैं, तो आपके सजेशन पे ध्यान दिया जाएगा और जल्दी ही नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आपको सुधार देखने को मिलेगा। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।